A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे इस फोटो के बारे में। ऐसी पिक्चर्स हमने बहुत बार देखी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इसका लाइव एग्जांपल है शुभम सिन्हा। ये अपने 6 अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए और इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही। पहले ये स्क्रीन आउट हुए, उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्क्रीन आउट, फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट एंड फाइनली 6 अटेम्प्ट में रिकमेंड। और वो भी कौन सी एंट्री से? वो एसीटेक 54 से। अब जब एसी टेक 54 से हुए तो आपके दिमाग में आएगा यार ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है यार, एसी टेक 54 से हो गए। 300-400 बच्चे आते हैं डायरेक्ट एंट्री में और उसमें से स्क्रीन होना ही बड़ी बात है। पर यहाँ पर शुभम सिन्हा ने एक बात बताई कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मायने रखता होगा क्योंकि इतने सारे बच्चे आए हैं, बट उनका माइंडसेट क्या था यहाँ पर एसी टेक 54 और डायरेक्ट एंट्रीज में, वो इस बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद वो 7th अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो यहाँ पर उनके दिमाग में अटक गया कि यार मैं कैसे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो उन्होंने यहाँ पर एक बार डिकोड करी कि अगर मेरा जो टेट है वो परफेक्ट जाता है तो मेरा रिकमेंडेशन कोई नहीं ले सकता। और यही हुआ, वो अपने 8th अटेम्प्ट में फिर रिकमेंड हो गए सीडी 2019 वाले में। और फाइनली उनकी एसी टेक 54 की मेरिट लिस्ट आ गई और ऑल इंडिया रैंक 4 आई। अब इनका जो इंटरव्यू है वो आपके लिए देखने के लिए आसान हो, मैंने उसके लिए एक टाइमलाइन बना दी है जो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आप बाकी रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ये एक सैंपल टाइमलाइन है। अब शुभम सिन्हा की टाइमलाइन कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। शुभम सिन्हा की सबसे बड़ी वीकनेस थी टैट, कि यार उनकी स्टोरी अच्छी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो पीपी एंड डीटीपी उनका खराब जाता था। तो इस पे उन्होंने कैसे महारत की, हम इस बारे में बात करेंगे पहले। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे नरेशन से। नरेशन पे कैसे महारत की और जीडी पे कैसे वो एड्रेस करते थे, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर कहानी आएगी पर्सनल इंटरव्यू पर। पर्सनल इंटरव्यू में उनका पर्सनल इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। उसमें क्या हुआ, एसआरटी पूछ लिया गया और एसआरटी में उनसे जो पूछा गया वो क्वेश्चन था कि मान लो शुभम सिन्हा कि तुम्हारी बहन को हरेस करा जा रहा है स्कूल में, तुम क्या करोगे। नाउ दिस अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और शुभम सिन्हा ने अपना बिना कंट्रोल खोए उस सवाल का जवाब दिया। और कैसे दिया हम इस बारे में बात करेंगे। फिर कहानी आएगी एसआरटी और वैट की, कि कैसे वो क्वालिटी मेंटेन रखते थे इवन टाइम का स्ट्रेस होने पे। और फिर कहानी बचेगी जीटीओ की। जीटीओ में उनमें एक बड़ी खास बात थी, उन्होंने एक मेथड निकाला जिसे कहा उन्होंने स्पून मेथड, और वो काम लगाया पीजीटी में कि अगर स्पून मेथड लगाओगे तो सारे जो ब्रिजेस हैं पीजीटी में वो सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। फिर फाइनली मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि जीपी जो होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर फाइनली हम आएंगे लेक्चरेट पे और लेक्चरेट के बारे में बताएंगे कि कैसे इंडिया के रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज से और बाकी देश से आपके लेक्चरेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मोस्ट ऑफ द एसएसबीज में वो पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं शुभम सिन्हा से। A very warm welcome, Sinha भाई। वेलकम, थैंक यू शुभम। भाई आज हमारा नाम भी सेम है। यस, मेरी शर्ट और आपकी टाई मैच कर रही है। और खास बात यह है कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितने उतने ही आपके अटेम्प्ट है। सो ऑलमोस्ट सब कुछ मैच मैच हाँ, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू गॉट रिकमेंडेड इन योर 6th and 8th अटेम्प्ट, राइट? यस यस। यार तुमने तो डिफेंस एस्पिरेंट में एकदम लेजेंड वाला काम कर रखा है, 2 बार रिकमेंड हो रखे हो। आई थिंक कि मेरे से भी बड़े बड़े लेजेंड्स मैंने देखे हैं। अच्छा। 4 बार भी रेकमेंड वाले दोस्त भी हैं हमारे। अच्छा। बढ़िया, तुम्हारी लेजेंड की कहानी छोटी मोटी नहीं है ना। उन्होंने 4 बार, देखो एक होता है इंसान शुरुआत से रिकमेंड होता आ रहा है, तो उसने तो फेलियर देखा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसने तो मेरिट लिस्ट यस का यस प्रॉब्लम देखा है। सो यू हैव सीन 3 स्क्रीन आउट, 3 कॉन्फ्रेंस आउट, 2 रिकमेंडेशन। यस, यू आर राइट। एंड उसमें भी एक जादू ये हुआ कि एक बार रिकमेंड हुए, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर रिकमेंडेड। यस, यू आर करेक्ट। अब यहाँ तो ऐसा पता लग रहा है इंसान को कोई या तो अलादीन का चिराग मिला या कोई जादू की ट्रिक है इसके पास, किसको पता लग गया है कि अब रिकमेंड कैसे होना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुम ठीक बोल रहे हो। तो ऐसा क्या पता लग गया आपको, क्योंकि आपने तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर चुके हो। उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट है ssbtest.com, राइट? यस। तो अभी आपको ऐसा क्या पता लग गया? अभी पहले देखिए, मेरा जीटीओ और इंटरव्यू दोनों ही बहुत अच्छा जाता था, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में दिक्कत थी, तो उसको मैंने शॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद से मैं रिकमेंड होने लगा। सो आपने अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव की, एम आई राइट? यस। सो यू improve your psychology by joining ssbtest.com. यस।
तो ऐसा क्या पता लग गया वहां पर? आपने वालिया साहब की वीडियो देखी थी जो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, एंड आफ्टर दैट यू जॉइन svtest.com। तो क्या पता लग गया ऐसा वहां पर? वहां पे मुझे पता लगा कि कैसे कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना है सो दैट साइकोलॉजिस्ट उसको आगे पढ़े। फॉर एग्जाम्पल एक कैसे सस्पेंस क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ someone is going to give an interview, and if someone is going to market and there is an accident, so in the first case when someone is going to the interview and then he helps uh, the person, then it's more valuable, right? And if someone is just going to the market, he doesn't have some important work and then he helps the person, then both the things are different, right? You're getting me? ओके, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। मतलब यहाँ पर कहानी में आप ट्विस्ट ये बना रहे हैं कि अगर सामने वाला सिर्फ एक बंदा मार्केट के लिए जा रहा है और उसने एक्सीडेंट देखा, तो उसकी कहानी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही काम है एक्सीडेंट का। बट यहाँ पर आपने एक सस्पेंड ये हो गया कि उसको जॉब जा रहा था या कोई अर्जेंट मीटिंग थी और वो उसको भी डील कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और एक्सीडेंट को भी मैनेज कर रहा है, एंड देन फाइनली दोनों को रिजॉल्व करते हुए आगे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स क्रिएट अ सस्पेंस एंड दैट शोज मोर मैनेजमेंट क्वालिटी। एम आई राइट? यस यस। ओके, अब सिन्हा भाई ने क्या कहा मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपने ये एक्सीडेंट देखा तो आपके दिमाग में कुछ स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट, कि जो गाड़ी का नंबर है वो नोट करो। दूसरा, फर्स्ट एड दो। तीसरा, उसको हॉस्पिटल ले जाओ बाय स्टॉपिंग एनी पासिंग बाय व्हीकल। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इन्फॉर्म करो पुलिस को और उसकी फैमिली मेंबर्स को, और जब तक फैमिली मेंबर्स ना आ जाए तब तक उसका ध्यान रखो, और कहानी खत्म। अब ये सिंपल सी एक स्टोरी हो गई। बट सिन्हा भाई क्या कह रहे हैं, इसमें सस्पेंस होना चाहिए। सस्पेंस नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मान लो आप इस बंदे को कहो ये मार्केट जा रहा था तब इसने एक्सीडेंट देखा, ठीक है, तो आप खाली ये स्टेप लिखोगे जो मैंने आपको बताया। बट अगर मैं कहूं कि इस इंसान को अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था तभी इसने ये एक्सीडेंट देखा, तो यहां पर इसके पास दो काम हो गए। एक तो अर्जेंट मीटिंग में भी पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में, प्लस इस एक्सीडेंट को भी बचाना है। नॉर्मली लाइफ में क्या होता है, लोग अपने काम के चक्कर में दूसरे की मदद नहीं करते। तो यहाँ पर अब सिन्हा भाई क्या कर रहे हैं कि अर्जेंट मीटिंग को भी अटेंड करेंगे और यहाँ पर इस बच्चे को भी बचाएंगे। तो इस तरह से जब आप स्टोरी बनाते हैं तो आपकी ज्यादा मैनेजेबल क्वालिटीज दिखती हैं और ये एक बहुत हाई लेवल स्टोरी बन गई। तो इस तरह से सिन्हा भाई स्टोरी बनाने को कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं सिन्हा भाई और क्या बताते हैं हमें। ओके भाई, अभी आपने सस्पेंस की बात की जो आपने प्रदीप वालिया सर से सीखा है svtest.com में, उसके बारे में थोड़ा डिग इन करना चाहेंगे। अभी जो स्टोरीज होती हैं दो टाइप की हैं, एक है लो लेवल स्टोरी, एक है वेरी गुड लेवल ऑफ स्टोरी जो प्रेजेंट सिचुएशन को डील करती है। अब हमारे व्यूअर्स एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें ऐसा दिख रहा है कि एक मैकेनिक गाड़ी सही कर रहा है और पुलिस या गार्ड कोई आया हुआ है। साइड में थोड़ी मिनिस्कुल चीजें और देखें तो क्रेन का कुछ पार्ट दिख रहा है, स्पेयर पार्ट्स दिख रहे हैं गाड़ी के, ये सब दिख रहा है। सो एक नॉर्मल आदमी जब आपने svtest.com ज्वाइन नहीं किया था तो आप स्टोरी कैसी बनाते थे? आप एक एग्जांपल दे सकते हो इस पिक्चर को देखकर? तो पहले मैं नॉर्मल सी स्टोरी बनाया करता था। मे बी वो एक गार्ड है बैंक का जिसको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है और उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो वो मैकेनिक के पास जाता है और वो गाड़ी बनवाता है और वो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देता है। एंड आफ्टर टेकिंग द कोर्स मैं जो स्टोरी बनाता हूँ वो मे बी थोड़ा सस्पेंस उसमें और एक्शंस होंगे और मतलब रोमांचक होगा स्टोरी। लाइक मे बी वो एक स्मगलर का व्हीकल है एंड वो स्मगलर का व्हीकल खराब हो जाता है एंड देन वो मैकेनिक के पास आता है। मैकेनिक उनकी बातें सुन लेता है, उसको पता चल जाता है कि वो स्मगलर का व्हीकल है एंड देन वो डिले करता है उसको बनाने में। उसके बाद वो कोवर्कर को बोलता है कि वो उलझाए रखे स्मगलर्स को एंड देन वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि स्मगलर्स का व्हीकल है, वो कुछ स्मगल करना चाहते हैं सिटी में, एंड देन पुलिस आती है और उनको पकड़वाता है। तो इस तरह से काफी एक अच्छी स्टोरी निकल के आ रही है। ओके, तो ये रोमांस और सस्पेंस तो खैर मोटी मोटी बातें हो गई। सो आप जो कहना ये चाह रहे हो कि उसमें एक्शन ज्यादा होने चाहिए और प्रेजेंट पे ज्यादा डील करनी चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल। यस यस। ओके, सो आई एम टेकिंग यू बैक टू योर फर्स्ट लो लेवल स्टोरी। फर्स्ट लो लेवल स्टोरी में आपने सिंपल कहा प्रॉब्लम है और ये नेचुरल प्रॉब्लम है, बट वो कोई आपकी बात नहीं दिखा रहा, आपकी एक्शन क्वालिटी नहीं दिखा रहा। आपने पहले कहा गार्ड की गाड़ी खराब हो गई, उसने ठीक कराई, गराज में गया बिल्कुल। और वो टाइमली पहुंच गया, बस। सो दैट्स डू हाँ नॉट हाँ। ब्रिंगिंग एन इम्पैक्ट। बट सेकंड वाले में क्या किया कि जो गराज का बंदा है उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और उसने देखा कि स्मगलर है तो उसने उसे उलझाए रखा।
देन उसने वहां पर कॉल किया पुलिस वाले को, और वो पुलिस वाले जब तक आ नहीं गए तब तक उन्हें वहां पर डील रखा, और जैसे ही आए तो असिस्ट किया होगा कि इन्हें पकड़ लिया जाए, राइट, एंड सेफली सब कुछ राइट, डील हो जाए विदाउट एनी इंजरी और एनी हार्म। राइट, राइट, यहां तक की तो कहानी हो गई समझ में। बट भाई आपके उसमें 3 स्क्रीन आउट है, बिल्कुल। डिड यू टर्न स्क्रीन आउट टू स्क्रीन इन? ऐसा क्या जानते हो यार? ऐसा मैं नरेशन पार्ट में बताता हूँ। पहली बात तो स्टोरी अच्छी बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चर को सही तरीके से परसीव करना, जो 30 सेकेंड्स मिले हैं, बैकग्राउंड को अच्छे से देखना, कैरेक्टर्स को देखना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। बट नरेशन के दौरान लोग करते क्या है कि वो अपनी स्टोरी याद करते रहते हैं और दूसरों की स्टोरी सुनते नहीं है। तो नरेशन के दौरान आप दूसरों की स्टोरी सुनिए, वन लाइनर स्टोरी सबकी कोशिश करिए याद रखें और उसको एड अप करते जाइए अपने स्टोरी से। तो आपको जीडी में जब भी एक मौका मिले, एक भी मौका मिले, आप कोशिश करिए कि कॉमन स्टोरी सुनाएं। तो नरेशन में आप याद रख लें सबकी स्टोरी वन लाइनर एंड देन ऐड करते जाइए अपनी स्टोरी में। और जीडी में जब भी आपको मौका मिले तो वो स्टोरी आप बताइए, सुनाइए, ताकि एसेसर को ये लगे कि आप वो कैंडिडेट हैं जो कॉमन स्टोरी बनाने की ओर ट्राई कर रहा है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बोलते हैं कि दिस जीडी इज एम्ड एट रीचिंग टू कंसेंसस। तो ये चीज उनको अगर नजर आ गई कि आप वो कैंडिडेट हैं जो कॉमन स्टोरी बनाने में हेल्प कर रहा है ग्रुप की, तो आप इसका स्क्रीनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, बट यार ये जो आप बता रहे हो कई सारे पॉइंट्स लो सबसे एंड फिर बनाओ फिर बताओ, इट्स नॉट पॉसिबल आप इतना सारा बोल सको जीडी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हार्डली गेट अ यस, चांस, वो भी लड़ना पड़ता है आपको कि यार एक मौका मिल जाए बोलने के लिए। आपका मैं एक इंस्टेंस आपको याद दिलाता हूँ। आपने फेलो कैंडिडेट से कहा गिव मी जस्ट 10 सेकंड, आई विल जस्ट एंड माय पॉइंट इन 10 सेकंड। वो सामने वाला कह दिया जस्ट गिव मी 5 सेकंड, आई विल एंड माय पॉइंट इन 5 सेकंड। सो वो यस। सिचुएशन होती है, वो हबड़ होती है। तो यहाँ पर आप कैसे डील करते हो वो ही जानना है हमको। ओके, तो मे बी आई गिव हिम द 5 seconds, आफ्टर दैट आई स्पीक। तो मे बी रीफ्रेज कर देंगे उसके पॉइंट को कि यस यस गॉट योर पॉइंट, आप ये बोलना चाहते हैं, एंड देन आई विल स्पीक माय पॉइंट, लाइक दैट। ओके, सो बट यहाँ पर आप क्या ऐसे भी कॉल आउट, जैसे चेस्ट नंबर कॉल आउट कर लिया, ये चीजें भी आप लेते हो अपने हाँ, जीडी में, या कुछ और भी कोई तरीका है इसमें? इसमें यही तरीका है कि आप ट्राई करते रहिए और आप एडजेक्टिव्स का यूज करिए। आई गॉट अ वंडरफुल पॉइंट, यू मस्ट लिसन टू इट, लाइक दिस। इफ यू से दैट, पीपल विल लिसन टू यू। और बाय अप्रिशिएटिंग समवन्स पॉइंट आल्सो यू गेट अ यस, चांस। यस, आप दूसरों को पॉइंट पे अप्रिशिएट करिए कि आपने अच्छा बोला और मुझे भी बोलने दीजिए। इस तरह से आप पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेट अ चांस। ओके, आई हर्ड वन मोर थिंग एंड आई आल्सो एक्सपीरियंस इट। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी यूज करते हैं कि जब सामने वाले का पॉइंट एंड होने वाला होता है तब वो टेक ले लेते हैं कि अब यहाँ पर हम बोलेंगे। वो कैसे करते हैं? आपको पता चल जाएगा कि उनका पॉइंट खत्म होने वाला है, एंड यू कैन ऑलवेज से दैट नाउ आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट चेस नंबर 14 सेड, लाइक दैट। ओके, बट जैसे मान लो बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है जीडी, तब क्या करते थे आप? थोड़ा बैक हैंड लेते थे या शांत कराने की कोशिश करते थे, क्या करते थे आप? तो अगर जीडी बहुत इंटेंस हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों से कि ज्यादा हल्ला ना करें, ठीक है, 1 person एट ए टाइम बोले, ऐसे करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि एसेसर को दिखे कि आप जीडी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो आपकी बात सुने ना सुने। अगर तब भी वो नहीं सुन रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज सिट बिहाइंड, जब थोड़ा वॉइस लो हो तब जाके फिर बोले। तो ओके, ये ऑलवेज कर सकते ओके, सो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ यहाँ पर, बट यहाँ से एक बात और आती है उठ के, बॉडी लैंग्वेज। जो बॉडी लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंट होती है जीडी में स्टेज वन के दौरान? हैं। बिल्कुल होती है शुभम। स्पेशली आप जब अपने ग्रुप मेंबर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक आई कांटेक्ट और स्माइल, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं ग्रुप में। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, बट इसका कोई दूसरा एंगल भी है असेसर के तौर पर, कि असेसर आपको कैसे दिखता है बॉडी लैंग्वेज पे? अच्छा सर, अगर आप स्माइल है आपके फेस पे, आई कांटेक्ट अगर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप नर्वस नहीं है। तो एसेसर ये समझेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप नर्वस नहीं हैं। ओके, यहाँ से भाई हम आगे बढ़ते हैं। सो सिन्हा भाई, यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। अब यहाँ पर सीन वहां पर आ जाता है जब आपने कॉलेज कर लिया कंप्लीट,
अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली, नौकरी के लिए आपने ऑप्ट ही नहीं किया जो वहां पर कॉर्पोरेट कंपनीज आती हैं, एंड आप घर बैठ गए। नाउ दिस इज अ वेरी पैनिक सिचुएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना तो जनाब यस। हमारा सिलेक्शन हो रहा है और ना हमारे हाथ में नौकरी है। तो वो जब माइंड का ये जब चल रहा होता था, तब आप कैसे अपने आप को डील करते थे? एक तो फादर का सपोर्ट था। फादर बोले कि एटलीस्ट 1 ईयर तुम ट्राई और कर लो, ये तुम्हारा मतलब तुम इसमें जाना चाहते हो, उसके बाद तुम ऑलवेज तुम्हारे पास डिग्री है, तुम ऑप्ट कर सकते हो, आउट कैंपस बैठ सकते हो। तो फादर का सपोर्ट था, तो इससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे। इसके अलावा मैं कंटिन्यूअस अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा था, और इसके साथ साथ मैं मेडिटेशन ये सब भी करता था, तो देखो, ये तो काफ़ी मुझे। मैं आपकी 2 मिनट पॉज लूंगा यहाँ पर, ये तो बड़ा आइडियल जवाब हो गया। बट जब पापा ये कह रहे हैं बेटा तुम 1 साल रुक जाओ और फिर नौकरी कर लेना, तो मन में तो आपको ही पता होगा पापा जीडीपी चल रही है लो, नौकरी कोई देने को तैयार होने वाला है नहीं। ठीक है, ऊपर से नौकरी मिलेगी भी तो जो तनख्वाह एक फ्रेशर को मिलती है उससे ज्यादा तो मिलने वाली है नहीं किसी कीमत पे। तो हम्म, ये सब जब चल रहा था, तो भी आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे किया? कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करना अच्छा। पड़ा होगा ना, स्ट्रेस तो आया होगा फॉर श्योर, ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस ना आया हो। हम्म। तो यार देख, ये रियल रीजन तो यही था कि पूरा पूरा इसी में झोंक दो, क्योंकि जो है सो यही है। अच्छा। तो रियल रीजन यही था कि इसी में पूरे लगे रहो, और एक न एक बार वो होगा ही। ओके, बट मेरा यहाँ पर एक और काउंटर सवाल आता है, यू आर नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आप रिजल्ट को देख के काम नहीं करते। हाँ। तो बट ये बात तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो रही ना, आपने कहा पूरा झोंक दो और रिजल्ट भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा लग रहा है बंदा रिजल्ट तो ओरिएंटेड हो रहा है यहाँ पर। तो एसएसबी में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा लास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, अब मेरा एसएसबी में होगा नहीं होगा, ये नहीं सोचना है आपको। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और जब एसएसबी के पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू ऑलवेज कीप कि मेरा गोल है ये, ठीक है। तो जब आप एसएसबी में चले गए, तब आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये वो। आपको इससे स्ट्रेस बहुत क्रिएट होगा। ओके, बट भाई यहाँ से स्ट्रेस वाला क्वेश्चन एक और बनता है, वो बनता है पर्सनल इंटरव्यू पे। और पर्सनल इंटरव्यू में ये बनता है वो कि आपका बैकअप प्लान क्या है? तो मेरा बैकअप प्लान था सिविल सर्विसेज, और यही मेरा बैकअप प्लान रियली में था कि अगर मेरा नहीं होता तो फिर मैं यही करता। तो जो आपका बैकअप प्लान है उसको आप बता दें, अच्छे से उसको एनालाइज कर लें कि क्या क्या उसके और ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें, क्योंकि जब काउंटर क्वेश्चन होगा तो वो भी आप जवाब दे पाएं। तो बैकअप प्लान इज ऑलवेज गुड, कि क्योंकि एसएसबी में कुछ भी हो सकता है, मेडिकल में भी आप बाहर हो सकते हैं, तो आपको रखना चाहिए बैकअप प्लान। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, पर अगर हम पर्सनल इंटरव्यू में और डिग इन करें भाई, तो पहला वहां पर सीन होता है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद सीन होता है रैपिड फायर का, उसके बाद अगर आपकी बीटेक बैकग्राउंड हैं तो आपका तो ईसी बैकग्राउंड था, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में, राइट? सो यस। यहाँ पर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए होंगे, फिर जीके भी पूछी यस। गई होगी। तो अब ये पूरा का पूरा आपने तैयार करा कैसे? जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो सभी को अपना अपना बेसिक्स जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बीटेक में पढ़ा है, वो ब्रश अप करके चले जाना चाहिए। मैंने भी जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटरनेट पे मिल जाते हैं, तो वो सारे बेसिक क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए थे। एंड उसके बाद जीके के लिए जहाँ तक है, वो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहा था, तो जीके मेरा ब्रश्ड अप था। तो इस तरह से मेरा मतलब दोनों प्रिपेयर्ड था। ओके, यहाँ से मैं आपको एक जरा बात आपकी काट रहा हूँ। आपने कहा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसे कहूंगा वो गूगली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो सके, जिसमें इंसान का कंसेप्ट से ज्यादा उसका दिमाग चल रहा हो। लाइक डोपिंग, ओके। आपसे डोपिंग पूछ लेंगे, डोपिंग क्या है, फिर उससे पूछ लेंगे कनेक्ट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, पी एन एन टाइप में फर्क क्या हो जाता है, जिसमें इंसान को हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो अभी ये जो चीजें हैं, वो क्वेश्चंस आपने कहा आपने इंटरनेट से प्रिपेयर किए, बट कुछ ऐसा हुआ था जिसका आप जवाब ना दे पाए हो? ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एक वेव गाइड होता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, सो रडार में कौन सा वेव गाइड यूज होता है। तो ऑब्वियसली ये मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने सीधा ही बोल दिया कि सर आई एम नॉट अवेयर विद इट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और मैं कॉन्फ्रेंस तक ये पता करके बता दूंगा सर।
So you ओ, can always say this. ओके। बट यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन और बनता होगा, अगर उन्होंने वेव गाइड रेडार में पूछा तो ये भी पूछा होगा रेडार इंडियन आर्मी कौन सा यूज करती है। Yes, ये पूछा नहीं उन्होंने, but पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ से हम और आगे बढ़े तो आपको अपनी जो स्ट्रीम है उससे कनेक्टेड आर्म फोर्स में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको ये बात पता होना चाहिए कि बेसिक पार्ट क्या है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट करे जा सकते हैं। ओके, यहाँ तक मैं आपकी बात समझ गया। बट आपने प्रदीप वालिया सर जो कि sbtest.com में सर्व करते हैं अभी राइट नाउ, उनसे भी हेल्प ली थी, तो उनसे आपने ऐसी क्या हेल्प ली जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में मदद हुई। तो उनसे मैंने ये हेल्प ली कि जो भी इंटरव्यू के रिस्पॉन्सेज हैं उनको थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करो विद एग्जांपल्स। उन्होंने कहा कि वन लाइनर आंसर्स उतने अच्छे नहीं होते, आप ऑलवेज डिटेल थोड़ा उनके साथ बता सकते हो। ओके, पर पहले आप पर्सनल इंटरव्यू में शॉर्ट आंसर दिया करते थे, उसका रीजन क्या था। उसका रीजन यही था कि जितने आप ज्यादा डिटेल्स आप दोगे उतने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है। तो इसमें आप उसी चीज में डिटेल दो जिसके बारे में आपको पूरा पता है। मैं ओके यही कर, जैसे ओके फैमिली रिलेटेड आपको सब कुछ पता है, तो यू कैन ऑलवेज गिव इन डिटेल्स। तो इसमें आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा भी तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। जहां आपको लगता है कि हाँ ये एरिया मेरा थोड़ा वीक है, तो वहां पे आप थोड़ा कम बोल सकते हो। ओके। बट चलो ये बात मैं आपकी समझ गई कि आप कह रहे हो डिटेलिंग पे स्ट्रेस, बट बालिया साहब ने जो svtest.com में सर्व कर रहे हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा डिटेलिंग में, कोई रीजन है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ लग रहा हो आपको। मेरे ख्याल से ये एक कैंडिडेट अपने आप को कितना जानता है और रियली में वो सच बोल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें इससे निकल के आती हैं। जब आप डिटेल में आंसर देते हो तो आप ये दिखाते हो कि मैंने प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन किया है अपने लाइफ में। तो यही एक रीजन है कि उन्होंने ऐसा बोला। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन डालना चाहूंगा रैपिड फायर का। रैपिड फायर में एक क्वेश्चन आता है जो फैमिली पेरेंट्स सिबलिंग्स के रिगार्डिंग होता है। सो सिन्हा, शुभम सिन्हा, टेल मी अबाउट योर फैमिली, हु आर इन द फैमिली, टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट दे डू, हाउ डू यू इन्वॉल्व इन द होम एक्टिविटीज, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर मदर, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद योर ब्रदर, एंड व्हाट कल्चरल एक्टिविटीज यू डू। नाउ दिस इज द लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसमें ऊपर नीचे करके थोड़ा पूछा है। नाउ इसमें डिटेलिंग कैसे करते हो आप, थोड़ा आइडिया दे सकते हो जिससे हमारे व्यूअर समझ सके। जैसे कि आप हेडिंग बना सकते हैं जो रैपिड फायर उन्होंने बोला। यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक हेडिंग्स इन योर माइंड, लाइक फैमिली से पूछा, एजुकेशन से पूछा, या और भी जो जो पूछा। एंड इट्स ऑलवेज नॉर्मल टू फॉरगेट थिंग्स। अगर एक दो पॉइंट मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज से कि सर आई मिस्ड दीज 2 पॉइंट्स, कैन यू टेल मी अगेन। एंड जैसे फैमिली से अगर कुछ पूछा, कौन कौन है फैमिली में, कैसे आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो इन डिटेल, लाइक मेरे फैमिली में फादर हैं, अब कैसा उनके साथ रिलेशन है। तो यू कैन ऑलवेज से दैट कि फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं डिसिप्लिन को लेके, हर चीज को लेके फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। मदर वो थोड़ा केयरिंग है, ज्यादा केयरिंग है, वो अभी भी मुझे ऐसा मानती है कि मैं एक किड हूँ, बच्चा हूँ। और बहन भाई अगर छोटा है तो उसके साथ यू कैन ऑलवेज से कि कैसा उनके साथ रिलेशन है। तो थोड़ा झगड़ा होता है घर में, और वो छोटी बहन है या छोटा भाई है तो मैं उसको गाइड करता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मेरी सिस्टर इस क्लास में है, यू कैन ऑलवेज लिटिल टच अपॉन कि कैसा रिलेशन है उनके साथ। ओके, यू आर गेटिंग। आई एम गेटिंग। बट यहाँ पर आप समझ लो एक यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। इसमें रैपिड फायर जो मैंने इतना बड़ा बोला था उसमें पूछा गया था रिलेशनशिप कैसा है। अब जब रिलेशनशिप आता है तो हर इंसान के कुछ शोर यादें होती हैं, कुछ खट्टी यादें होती हैं, कुछ मीठी यादें होती हैं। अब मान लो फादर से नहीं बनती तो वो वहां पर बोल देगा, ठीक है मेरे फादर तो मुझे चिल्लाते ही रहते हैं मेरे पे, मेरे फादर हमेशा यही कहते हैं, मेरे फादर तो मुझे निकम्मा ही समझते हैं और कुछ करते नहीं, ठीक है। या मदर के केस में हो सकता है, ठीक है मेरा बेटा नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, घर बैठा रहता है, बेला है, सोता ही रहता है। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड शुड बी स्पोकन और शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव मैनर। भाई डांटना का काम हर पेरेंट्स का होता है कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं उसका बच्चा कुछ अच्छा कर जाए। सो हाउ डू यू बिल्कुल। रिप्रेजेंट योर वर्ड्स। तो वो नेचुरल है कि पेरेंट्स आपके थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो थोड़ा डांटते हैं। तो आप अगर जनरली ये अवॉइड करिए, जनरली आपको रिलेशन पूछा है तो आप अच्छी अच्छी चीजें बताइए। ये ऐसा लगना चाहिए कि आप एक हैप्पी फैमिली से हैं,
और अगर उसने थोड़ा टच अप ऑन कर लिया या गलती से निकल भी गया कि थोड़ा मतलब डांटते हैं या थोड़ा हो जाता है आर्गुमेंट, तो यू कैन ऑलवेज से कि मुझे इस चीज में इम्प्रूव करना चाहिए, इसीलिए वो मुझे डांटते हैं और मैं इस चीज को ऐसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। ओके, मतलब उसको पॉजिटिव मैनर में लेना है। हाँ। सिन्हा भाई, अब यहाँ पर क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू में कि एसआरटी टाइप का क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जिसे वो टेक्निकल टर्म में कहते हैं फैब्रिकेटेड क्वेश्चन। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ था। वो क्या क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था? तो एसआरटी उन्होंने पूछा था कि आपकी एक बहन है, वो स्कूल में पढ़ती है और उसको कुछ लड़के छेड़ते हैं, तो आप क्या करोगे? तो ओके। मैंने कहा कि मैं क्लास टीचर से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा कि इस तरह का इंडिसिप्लिन एक्टिविटी क्लास में ना हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक और कंडीशन रख दिया कि इसके बाद भी वो ऐसा करते हैं तो आप क्या करोगे? तो फिर मैंने कहा कि पेरेंट टीचर मीटिंग में उनके पेरेंट्स से बात करूंगा कि आपका लड़का ऐसा ऐसा करता है, तो ऐसा ना हो। तो उसके बाद कहा कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों का ही साइड लेंगे, वो आपकी बात क्यों सुनोगे सुनेंगे, तो हम्म। फिर आप क्या करोगे? हम्म। तो फिर मैंने कहा कि तब मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा हम्म। और प्रिंसिपल की बात उनको माननी ही पड़ेगी। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पेरेंट्स उसके बड़े रिच हैं और वो प्रिंसिपल भी मतलब उतना एक्शन नहीं ले रहा है, तब फिर आप क्या करोगे? देन आई सेड कि तब तो मैं फिर पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, और जब पुलिस अगर स्कूल में आएगी तो फिर स्कूल का नाम खराब होगा और प्रिंसिपल को फिर सुननी ही पड़ेगी। तब जाके वो कन्विंस हुए और एसआरटी मेरा इस तरह से खत्म हुआ। मेन मोटो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है, हमेशा आपको एक आंसर रेडी रखना है। आपको ये नहीं कहना कि सर आई डोंट नो। ओके, बट ये सवाल पूछा गया, ये बड़ा ही ना ऐसा होता है, टिपिकल सिचुएशन होती है। अगर रियल लाइफ में जाए, इंसान की सांस थोड़ी अटक जाती है कि अब करें तो क्या करें। बिल्कुल। करेक्ट। चलो, आपने कहा गिव अप नहीं करना है, बट इसकी कोई स्ट्रैटेजी है जो आपने बनाई? अगर मतलब मैं होता तो रियल लाइफ में तो मैं ना तो टीचर के पास जाता, ना मैं प्रिंसिपल के पास जाता। मैं सीधे उस लड़के के पास जाता, उसका कॉलर पकड़ता, दीवार में समझ रहा है ठीक, नहीं तो ये लगा भी, देता। हाँ, ये भी उन्होंने कहा था कि इस बार उसके भाई को भी देख लेंगे। बेसिकली आपको अपना काम एंड कंपोज नेचर खोना नहीं है, और जो एक तरह का प्रोसेस स्टैब्लिश्ड है सोसाइटी में उसके थ्रू चलना है। ओके, चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई। बट यहाँ पर कहानी और आती है करंट अफेयर्स की। यहाँ पर करंट अफेयर आपसे ऐसे नहीं पूछी जा रही, ओके ब्रेक्सिट कहाँ हुआ था, ये बताओ कि ब्रेक्सिट में कितने मेंबर्स आए थे। ये डायरेक्ट सवाल नहीं आते। सवाल इस तरह से आएगा कि अभी ब्रेक्सिट होके चुका है, ठीक है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको यूके से उसका क्या नुकसान होगा, या ब्रेक्सिट खत्म इतना होने में समय क्यों लग रहा है। ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं जिसमें आपका दिमाग लग रहा हो, आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ रही हो। बेसिकली वो आपका ओपिनियन और डेप्थ ऑफ नॉलेज जानना चाहते हैं। तो अगर इट इज कम्प्लीटली फाइन कि अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, बट आपका बैकग्राउंड मैटर करेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो अगर आपको उतना डिटेल नहीं पता है तो ये जस्टिफाइड है, बिकॉज यू आर वर्किंग। आप 12 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, तो आप उसमें एकदम एब्जॉर्ब्ड हैं और आपको उतना पता नहीं है कि इतना डीप में आपको ब्रेग्जिट के बारे में पता नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए, आपको डिटेल में बताना चाहिए। और ये प्लस पॉइंट है, जीके से कोई भी ओएलक्यू आपका चेक नहीं होता। अगर आप ये बताते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, नहीं बताते हैं तो फिर भी उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, अब जरा मैं थोड़ा डिग इन और करना चाहूंगा। आपने कहा था जीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जीके के लगातार अगर कई क्वेश्चंस नहीं आते हो तो स्ट्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं पहला क्वेश्चन पूछूं, ओके शुभम सिन्हा, टेल मी अबाउट द अयोध्या वर्डिक्ट। आपने कहा सर ज्यादा नहीं पता, बस मंदिर बन रहा है इतना पता है। ओके, नो प्रॉब्लम शुभम सिन्हा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये क्या चक्कर है, सीए एनपीआर और एनआरसी में रिलेशनशिप क्या है, लोग इतना पीछे क्यों पड़े इन तीनों के? आप कहोगे सर इतना नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर सिटीजनशिप ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी, और वो भी बाहर वालों के लिए है ये। और ये एनपीआर में ऐसा है सर, कुछ रजिस्ट्रेशन होना है कि जैसे हमारा हर साल एक टाइम बाद सेंसस होता है, उसका पार्ट है। ओके शुभम सिन्हा, नो प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी समथिंग व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प केम इन इंडिया एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सच अ ह्यूज इवेंट?
तो आपने कहा सर ये भी नहीं पता मेरे को, बस इतना पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के हैं, सुपर पावर है, तो इतनी तो तवज्जो देनी पड़ेगी। नाउ सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव स्पोकन जिसमें ज्यादा नहीं पता लग रहा। अब इसमें दो सिचुएशन है, एक बंदा स्ट्रेस हो जाएगा कि यार मुझे लगातार इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पता, और एक बंदा काम कंपोज रहेगा। तो दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस है? और इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि नहीं देते तो इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? आई थिंक कि दो मोटिव है ये सवाल पूछने के। पहला मोटिव ये है कि आपकी नॉलेज अबाउट सराउंडिंग कैसी है। सेकंड मोटिव ये है कि आपको स्ट्रेस में लाना और आपको देखना कि आप स्ट्रेस में कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये दो मोटिव है उनका ये सवाल पूछने का। तो जनरली ये सारी चीजें इतनी चर्चा में चल रही है, डिस्कशन में चल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं पता सर, आई नो द पार्ट आंसर या आई नो दिस, जितना भी आपको पता है आप बता दो। और अपना कॉन्फिडेंस कहीं से लो मत करो अगर नहीं पता है तो, बिकॉज हर कोई हर चीज नहीं जान सकता। नॉलेज का बहुत वास्ट है नॉलेज, तो आपको हर चीज पता हो ये जरूरी नहीं है। वो बस यही देखना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो या स्ट्रेस में आते हो कि नहीं। तो आपको यही करना है, आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। यू कैन ऑलवेज से कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और जितना भी पता है कि सर आई एम अवेयर ऑफ पार्ट आंसर, आई नो कि पार्ट आंसर जानता हूँ और पार्ट आंसर जो आपको पता है वो आप बता दो। ओके, यहाँ पर मैं एक एम्फेसाइज डालना चाहूंगा। आपने स्ट्रेस पे कई बार कहा, अब वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा ना बड़ा तेज होगा, इतने सारे लोगों के लिए है उसने। शुभम से यू डू नॉट नो द सिंपल क्वेश्चंस, इतने सिंपल क्वेश्चन के जवाब नहीं आते तुम्हें? ये तो हर किसी को पता है, रिक्शा वाले तक को पता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? अब स्ट्रेस का लेवल जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने डेवलप कर दिया कैंडिडेट पे वो बहुत हाई है। अभी क्या करे वो? जब आपको पता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि मैं स्ट्रेस में आ जाऊं, उसका मोटिव आपको पता है, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। आर यू गेटिंग मी? सो आपको अगर पता है कि वो स्ट्रेस डालने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। आपको इस चीज का अवेयर रखना है कि ये सारे स्ट्रेसफुल क्वेश्चन होते हैं, आपको स्ट्रेस में लाने के लिए होते हैं। तो बस आपको यही करना है कि अगर आपको आता है तो बोल दीजिए, अगर थोड़ा सा आंसर आता है तब भी बोल दीजिए, नहीं आता तो बोल दीजिए नहीं आता सर, और अपना कॉन्फिडेंस हाई ही रखना है। ओके, अब यहाँ पर नहीं आता है, जब हम बोलेंगे सर नहीं आता है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं और ऐसे ही बोल सकते हैं नहीं आता सर। सो व्हाट डू प्रेफर? क्योंकि जब आप फर्स्ट वाला करें सर नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी सर, कॉन्फ्रेंस में बताओ, तो दैट्स योर जॉय नेचर कि बंदा यहाँ से कॉन्फ्रेंस मतलब स्ट्रेस में नहीं फंसने वाला, चाहे तुम कुछ कर लो। सो यू प्रेफर द फर्स्ट वन और जस्ट सेइंग डायरेक्टली सर नहीं आता? नो, आई प्रेफर कि आई एम नॉट अवेयर। मैं इस चीज से अवेयर नहीं हूँ। आई डू नॉट से डायरेक्टली आई डोंट नो। ओके, आई से आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई विल फाइंड आउट। okay, so you are saying that sir I do not aware of it sir, I will tell you in the conference. No, I say that I'll find out. And if he says that you tell me in the conference, then I'll say yes, sir. I'll tell you. Okay, From my side, I'll not say that I'll tell you in the conference. I'll say I'll find out. okay, you will find out, but did you keep smile while saying it or you just say normally? No, no, I keep smile. Obviously, when these things are when you are not aware, then obviously a smile should be there. Okay, यहां तक की हो गई कहानी। यहां से थोड़ा हम आगे बढ़े तो कहानी बन जाती है हमारी साइकोलॉजी पे, जो कि पर्सनल इंटरव्यू से पहले होता है। अब साइकोलॉजी में सीन क्या है कि टेट भी होता है, वेट भी होता है, एसआरटी भी होता है। अब टेट और पीपीएनडीटी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, स्टोरी लिखनी है आपको, तो हम सीधे एसआरटी पे आते हैं। अब एसआरटी में सीन क्या है कि मैं आपको 3 एसआरटी दूंगा एंड प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन कि उन्हें कैसे लिखना है। पहला एसआरटी है, देयर इज अ मैरिज ऑफ योर सिस्टर एंड इट इज फिक्स्ड and you ask for a leave from your boss, but because of some administrative inspection he didn't allow you. What you gonna do it? So see, आपका मैरिज में रहना भी इम्पोर्टेंट है और आपको लीव भी नहीं मिली, इंस्पेक्शन है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ऑलवेज रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका इंस्पेक्शन पहले हो जाए, सो दैट वहां से आप फ्री हो जाएं और शाम में आप मैरिज जो भी है मैरिज अटेंड कर लें। तो ये कर सकते हैं कि हाफ डे या उससे पहले वहां से फ्री हो जाएं बॉस को रिक्वेस्ट करके, और उसके बाद आप मैरिज अटेंड कर लें और मैरिज को अच्छे से करवाएं। ओके, बट यहां पर कहानी सोच के देखो, आप इतना लंबा एनालिसिस नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन हॉल में 15 सेकंड मिलता है, आपने तो बहुत लंबा एनालिसिस कर दिया।
तो वहां पर आप कैसे बिल्कुल, प्रायोरिटी दिमाग में रखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉस फॉर हाफ डे एंड देन अटेंड मैरिज ऑफ सिस्टर। ओके, यहाँ तक की हो गई कहानी। अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, शॉर्ट में लिखना है, कॉमा लगा कर लिखना है, और प्रायोरिटी जो है वो उसको आगे रखना है। बट कई सिचुएशन ऐसी होती है जो अनअवॉइडेबल हो जाती है। जैसे यू आर अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल टीम एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्ले द मैच, you have a high fever on the same day and you requested the captain that I can't play, but the captain denied. What you will gonna do? तो अब डिनाई हो गया, मुझे खेलना तो पड़ेगा ही, जो हमारा टास्क है वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, टेक मेडिसिन, देन प्ले द मैच और विन द मैच एंड देन टेक रेस्ट। Okay, मतलब solve the situation as soon as possible by the immediate manner. हाँ, जो आपका मेन मोटिव है वो सॉल्व होना चाहिए बेसिकली। Okay, चलो यहां तक की बात हो गई। बट यहां पर एक बात और आती है। सपोज कि आपको कहीं पहुंचना है, वो एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड ही इज ऑलरेडी गेटिंग लेट। Suddenly the road is blocked because of traffic jam. What he is going to do? तो जो हमारा मोटिव है वो मीटिंग अटेंड करना है और हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, हम अपने गाड़ी को साइड में पार्क कर देंगे और ऑल्टरनेटिव रास्ता जो है उसमें हम कैब को कॉल करके मीटिंग अटेंड कर लेंगे ओके और बाद में अपने गाड़ी को बुला लेंगे। ओके, मैं आपकी बात समझ गया। ये एसआरटी ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तभी इस लेवल पे लिख पा रहा है, बट आपने इसके लिए करा क्या है? इसके लिए मेन जो फॉर्मूला है वो यही है कि हमारा जो टास्क है वो सॉल्व होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, और प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा, बस इस चीज को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है राइट वे, तो ये डेली लाइफ सिचुएशन है, इसमें आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। राइट वे यही है कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा, अगर आपको प्रायोरिटाइजिंग आती है और गोल क्या है हमारा उसको पूरा करना है किसी तरीके से, तो अगर ये दिमाग में है तो आप कोई भी एसआरटी कर दीजिए। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, कुछ लोग 45 एसआरटी कर रहे हैं, कुछ लोग 60 कर रहे हैं, कुछ लोग 55 कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? इम्पोर्टेंस आपको क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, इसमें हमेशा बैलेंस रखना है, राइट। सो अगर आप 45 कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी भी अच्छी है और आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि आपने टाइम ज्यादा दिया है एक एसआरटी को, तो यही है। तो मेनली 45-50 टारगेट करना चाहिए। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप 60 भी कर सकते हैं, बट इफ यू आर अबव 40 देन बहुत अच्छा किया आपने। ओके, क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अच्छा, यहां से कहानी आती है बैट की तरफ। अभी बैट में क्या सीन है भाई, वर्ड्स ऐसे आते हैं कि या तो न्यूट्रल आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब अगर हम ले तो वर्ड का पर्सपेक्टिव भी अलग अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव वर्ड लूं, आपके लिए शायद पॉजिटिव हो सकता है, वो है सेक्रीफाइस। सो हाउ डिड यू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन दैट, बिकॉज आपके पास अब 10 to 15 सेकेंड्स हैं अगले, और यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना है, तो आपने इसे कैसे लिया है? कुछ आइडिया देंगे आप? यस, तो बैट में मैं कहूँगा प्रैक्टिस मैटर्स, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स होते जाएगा। और आपको इस तरह से सोचना है, मे बी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके सोच सकते हैं, सैक्रिफाइस क्या करें कि मेरा लाइफ अच्छा हो जाए, या सैक्रिफाइस क्या करें जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं। सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट को हम सैक्रिफाइस करें तो सक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से सोचना है किस चीज को सैक्रिफाइस करने से हमारा लाइफ बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई बैट में जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसपे सेंटेंस नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वर्ड वायर। अब वायर एक न्यूट्रल वर्ड है जिसपे सेंटेंस हो सकता है आपका दिमाग में अभी ना आए, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिना टाइमिंग के, बिना सिटिंग लगाए उसको करते हैं, वायर है उस पर ही अपना 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर देते हैं। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है जो वायर शब्द है वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको वहां पर स्किप कर देना चाहिए और बाद में किसी प्रैक्टिस में दोबारा ले लेना चाहिए उसे, या उस पर ऐसे ही टाइम लगाना चाहिए और पूरा सोचना चाहिए 1-2 घंटे लगाकर। ऑब्वियसली टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि और भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट। वैट एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, तो मुझे लगता है इस पे उतना टाइम नहीं लगाना चाहिए।
सेकेंड चीज, यू कैन ऑलवेज डिस्कस, फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं, मे बी उसके पास एक बेटर आइडिया हो, तो इससे आप ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। भाई आपने अभी कहा बैड कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब ये है कि जो आपका मेन टेस्ट है वो टीएटी है, आपको उसमें अच्छा करना है, और डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि टीएटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसमें अच्छा कर दिया और इसमें अगर आप एवरेज भी हैं तो कोई उतना मैटर नहीं करेगा। ओके, क्या सेम केस अप्लाई होता है कंफर्मेटरी टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर भी? यस, ये तीनों टेस्ट जो हैं कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, जो डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी। सो ओके, मेन टेस्ट इज टीएटी। मेन टेस्ट इज टीएटी। अभी कहानी मैं दोबारा लेकर आता हूँ वापस टैट पे। टैट पे आती हैं 12 पिक्चर्स, लास्ट पिक्चर ब्लैंक है। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटर्स, क्योंकि आप भी रिपीटर्स थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने स्टोरी बना के लेके गए थे कि आपने ऑन द स्पॉट की थी, और कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी आपने? बना के ले गए थे ऑब्वियसली। जब ब्लैंक स्लाइड है, मुझे अपनी तरफ से स्टोरी लिखना है, तो मैं एक अच्छी स्टोरी वहां पे लिखूंगा, ओके, तो मैं बना के ले गया था। बट जब वहां पे स्लाइड दिखाया जा रहा है, ब्लैंक स्लाइड, सो डू नॉट स्टार्ट राइटिंग। वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि लुक एट द स्लाइड, तो जब तक वो स्लाइड ब्लैंक स्लाइड है तो उसको देखते रहिए, जब वो चला जाए तब लिखिए। ओके। आपकी बातों से मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जो पूरा गेम है वो बायर और सेल्समैन का है। जो असेसर हैं वो बायर हैं, उनको चाहिए कैंडिडेट, वो उसी के लिए बैठे हैं। सरकार ने उन्हें इसी चीज के लिए अपॉइंट किया है कि ढूंढ के लाओ हमारे लिए फौज के अफसर, और आप में सेल्समैन। तो हमेशा यही बात को दिमाग में रख के करना चाहिए, क्योंकि आपने जितने भी पर्सन इंटरव्यू के सवाल के जवाब दिए, तो ऐसे ही लग रहा है कि यार कैसे अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सको, क्या आप ढंग से अपने आप को दिखा पा रहे हो, उस पर आपने ज्यादा स्ट्रेस किया है। ऑब्वियसली आप ऐसा कह सकते हैं, बायर्स और सेल्समैन का खेल है, बट इंटरव्यू इज ऑलवेज अबाउट इम्प्रेशन। अगर आपका इम्प्रेशन आप जमाने में सक्सेसफुल रहे, मे बी बाय योर अटायर, मे बी व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो आपके जो ओपिनियन है उससे, तो आपको बस इम्प्रेस इम्प्रेस करना है साइकोलॉजिस्ट को, अपने जो आपने स्टोरीज बनाई है उससे इम्प्रेस करना है, जीटीओ को एक्शंस के थ्रू इम्प्रेस करना है, इंटरव्यू को अपने ओपिनियंस और अपने आंसर्स के थ्रू आपको इम्प्रेस करना है। तो अगर आप तीनों को इम्प्रेस कर पाते हैं, देन ऑब्वियसली दे विल टेक यू। अब भाई कहानी बढ़ती है जीटीओ की तरफ। अब जीटीओ में कई चीजें हैं, बट मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक इंडिविजुअल वाले टास्क से, वो है लेक्चरेट। अगर लेक्चरेट में देखो, बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन वाली चीज है, क्योंकि आप घर से प्रिपेयर करके जो आओ उसकी गारंटी नहीं है वो आएगा कि नहीं आएगा टॉपिक। प्लस बिल्कुल। यहाँ पर एक पंगा और है कि करंट अफेयर, अगर मान लो तुम करके गए हो और तुम लेक्चरेट में भूल गए, तो तुम्हारा लेक्चर 3 मिनट का 1 मिनट में ही खत्म हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या करते थे, आप या तैयारी घर से कैसे करके जाते थे? तो लेक्चरेट जनरली डिवाइड करता हूँ मैं डिफरेंट सब टॉपिक्स में। फॉर एग्जांपल, कॉजेज, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन इकोनॉमी आ गया, तो इसमें आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या क्या हो सकता है ये बता सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल, अगर टेररिज्म आ गया, तो इसमें बता सकते हैं सॉल्यूशंस, कॉजेज, प्रॉब्लम्स, क्यों टेररिज्म है, कैसे टेररिज्म आया। तो बेसिकली अगर आप लेक्चरेट को डिवाइड करना सीख गए, तो कोई सा भी टॉपिक हो उस पर आप बोल सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई भाई। बट आप जब लेक्चरेट में थे, तो आप हमेशा करंट अफेयर का टॉपिक उठाना पसंद करते थे, कि थोड़ा लो लेवल टॉपिक ज्यादा पसंद करते थे, या जिसपे ज्यादा वर्ड्स आ जाए किसी तरह? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, वुमेन सेफ्टी। अब इसके लिए इंसान को कोई फैक्ट फाइल रटने की जरूरत नहीं है, इंसान को कोई ऐसा ज्यादा न्यूज जानने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास ही बिल्कुल। देखता है तो इंसान अपने आप ही बोल सकता है। तो यू प्रिफर दोज टॉपिक्स, और यू प्रिफर दोज टॉपिक्स विच एब्सोल्युटली ऑफ अबाउट करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल, टॉपिक आ गया अपाचे या इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स। नाउ दैट्स टेक लॉट ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ स्टफ्स, इक्विपमेंट्स, उनकी रेंज, कहाँ पर इंडिया बेहतर है कहाँ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट यू चूज? हाँ, समझ रहा। तो जैसे इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट पे है, तो कैसे कैसे इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट इवॉल्व हुआ है। हम फॉर एग्जांपल डिफरेंट वॉर्स जो लड़ी है, 1999 करगिल वॉर, उसमें हमारे पास जीपीएस नहीं था, तो कैसे हमने अपना जीपीएस खुद का बनाया। आज हमारे पास नेविक जो जीपीएस हमारा, वो खुद का जीपीएस है। तो इस पे आप
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अब क्या क्या इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का फ्यूचर हो सकता है, इस पे काफी चर्चा चल रहा है। AMCA, डिफरेंट FICV, ये सारी चीजें चल रही है। तो ये अगर आपने करंट अफेयर ठीक से पढ़ रखा है तो आप इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई और टॉपिक उठा लीजिए। तो बेसिकली इट्स हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू डिवाइड योर लेक्चरेट, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर लेक्चरेट। तो जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर का टॉपिक उठाने से आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ओके ओके, तो मैं आपकी बात से समझाऊं कि लेक्चरेट में टॉपिक कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें आप इनपुट कैसा दे रहे हो उससे फर्क पड़ता है। चाहे मेरी फेवरेट बुक पे हो लेक्चरेट आपका, चाहे हाईएस्ट पॉइंट CA NRC NPR पे हो, इनपुट क्या दे रहे हो उससे बिल्कुल। फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात यहाँ तक समझ गया, लेक्चरेट की बात हो गई, बट मैं यहाँ से एक स्टेप बैक लूंगा। पहला आता है GD। ये GD वो GD है जहां पर करंट अफेयर्स का होता है। नाउ हम्म। सपोज यू आर इन द सिचुएशन कि, जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोगों को पहले सबरीमाला टेम्पल के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो वो GD में चला गया इंसान जिसको सबरीमाला टेम्पल के बारे में नहीं पता। अब GD सबरीमाला टेम्पल पे हो गया, अब इंसान क्या करे? नहीं बोलेगा तो बैंड अब बज जाएगी। तो बेसिकली ये जो GD है इसमें काफी टाइम मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई एक बंदा हो जो पूरे टाइम के लिए बोल रहा हो। आपको मौका जरूर मिलेगा अपनी बात को रखने का। और दूसरी बात ये कि जो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों की बात को सुनिए, दूसरों की इनपुट्स को सुनिए, उससे आप अपना पॉइंट फ्रेम करके बोलिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक सबरीमाला है, उसमें बेसिकली क्या है, लोग अपना इनपुट देंगे कि यहाँ डिफरेंशिएशन है मैन वेमेन का, तो उससे रिलेटेड आप बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और भी अलग अलग जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको आप पिकअप करके अपना जो भी नॉलेज है रिफ्रेम करके बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक की बात हो गई, बट यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि जब GD आपका ओवर हुआ, ठीक है, अब आपका करंट अफेयर पे चला गया, बट जैसे ही वो आएगा एक नॉर्मल सोशल टॉपिक पे, वहाँ बिल्कुल मैं अगर एक लेमन भाषा में कहूँ तो भसड़ मच जाएगी अगेन। वो जो PPNDT में GD के टाइम भसड़ मचती है, यहाँ पर वही भसड़ मच जाएगी। चाहे वो वुमेन सेफ्टी पे हो, चाहे विंडो शॉपिंग पे हो, चाहे किसी पे भी हो, तो वहां पर भसड़ मच जाती है। तो वहां पर कैसे डील करते हो आप? अगेन अगर भसड़ मच रही है तो आप किसी को अप्रिशिएट करिए। अगर कोई अगर अच्छा पॉइंट बोला किसी ने, चेस नंबर 14 कुछ भी, तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए कि जेंटलमैन यू हैव स्पोकन अ वेरी नाइस पॉइंट बट आई वुड लाइक टू ऐड अपॉन दैट। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेजेस को। आई तो बेग टू डिफर, अगर आप डिफर किसी से कर रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो पोलाइटली से आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू, द फैक्ट इज दिस 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 लाइक दैट। और यू कैन have an eye contact with people that gentleman, I have not spoken, let me speak। if you will say like this कि आपको मौका मिलेगा ही। ओके, सो यू आर प्लेइंग विद द साइक। नंबर वन थिंग यू हैव सेड कि सामने वाले को एम्फसाइज करो, भाई तूने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, तो मेरी एक बात सुन, इसमें हम ये ऐड और कर सकते हैं। दूसरा, आपने यस कहा कि आपने अपने नेचर में पोलाइटनेस, जो पोलाइट नेचर था वो कंटिन्यूअसली रखा, यस जो यस असेसर को भी दिख रहा होगा, सामने वाले को भी दिख रहा होगा, 10 बार कह रहा है पोलाइट में, तो एक बार तो मैं भी सुन लूं। यस। और कई कई बार कई दफा ऐसा होता है कि जो दो लोग आपस में ही डिस्कशन करने लगते हैं, तो आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जेंटलमैन प्लीज एड्रेस द ग्रुप लाइक दिस। सो ये सारी मिस्टेक्स को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं GD को। अगर हल्ला हो रहा है तो आप मैनेज भी कर सकते हैं, जेंटलमैन दिस डिस्कशन इज नॉट गोइंग इन अ राइट वे, लेट अस स्पीक वन पर्सन एट अ टाइम, यू कैन से लाइक दिस। सो यू कैन ऑल्सो मैनेज इफ यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट्स। ओके, यहां तक हुई है, बट आज तक आपने 8 SSB दिए हैं। सबसे सीरियस मिस्टेक आपने क्या की है? तो सबसे सीरियस मिस्टेक जो मैंने किया है वो डबल डिच, जो 8 नंबर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में ऑब्स्टेकल होता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन से करना। पहले डिच को क्रॉस करना, देन टेक द रोप एंड गो टू द अदर साइड, जबकि ऐसे ये होता नहीं है। तो ये सबसे सीरियस मिस्टेक मैंने किया है। तो ये तो आपको भी पता लग गया होगा भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, ये तो मतलब उल्टा कूद रहा हूं मैं यहाँ पे। मे बी उस समय जोश में होश नहीं रहा तो उसमें पता नहीं लगा, बट GTO ने लेटर ऑन पॉइंट आउट किया एनी अच्छा मिस्टेक्स एनीबडी हैज डन। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने ये मिस्टेक कर दिया। अच्छा, तो रात में तो नींद नहीं आ रही होगी यार, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी मैंने? ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आयो उतना मतलब डायनामिज्म ये सब चेक करते हैं, और उतना मैटर नहीं करता। यू मीन GTO ऑलरेडी मैं डायनेमिज्म चेक करते हैं, राइट? हाँ, ऑलरेडी मैंने 11 कर दिया था। ओके, तो
ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, बट यहाँ से कहानी और बढ़ती है, और वो बढ़ती है हमारी पीजीटी पे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। नाउ पीजीटी में अगर देखो तो उसमें भी ना कंफर्मेटरी टेस्ट और इंट्रोडक्टरी टेस्ट है। पीजीटी में पहले होता है जहां पर भी शुरुआत होती है, एक पोटेंशियल बंदा देखा जाता है, ग्रुप डायनामिक्स कैसी हो रही है इस बंदे की, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, सोशल एबिलिटी कैसी है, और उसके बाद एंड होते होते जो एचजीटी और हाफ ग्रुप टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क हैं, उनसे पता लगता है कि कंफर्म होता है कि हाँ ये लड़का वैसे ही जैसा ये पीजीटी में परफॉर्म कर रहा था। अब सीन क्या है कि पीजीटी में परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है टीम वर्क, एक है खुद से पजल को सॉल्व कर देना कि भाई सामने है। तो पीजीटी में बेसिकली आपको आइडियाज जनरेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सब्सिक्वेंटली मैं आता हूँ कैसे कैसे करना है। फर्स्टली आपको अगर आइडिया आ रहा है तो और आपके हाथ में फट्टा बल्ली दोनों है, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। अगर आपको आइडिया आ गया और आपके हाथ में नहीं है, ऐसा भी होता है कई बार जब आपके हाथ में नहीं होता, तो अगर सामने वाला आपका जो टीममेट है वो कर नहीं पा रहा है, तो आप उसको शाउट करके आइडिया बता सकते हो। अब वो करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीटीओ ने आपका आइडिया सुन लिया। और अगर वो नहीं कर पाया तो जीटीओ में से कि एक्सचेंज योर पोजिशंस, कि आप अपना पोजीशन बदल लीजिए एंड देन यू इम्प्लीमेंट योर आइडिया। आपने यहाँ पर एक टर्म बोली शाउट, जो व्यूअर्स हैं और जो फ्रेशर हैं उनको तो समझ नहीं आई बात, सोच के देखो शाउट बड़ा नेगेटिव वर्ड है, कैन यू एक्सप्लेन इट? या मीन्स आप लाउडली अपना आइडिया को पुट फॉरवर्ड करिए, रखिए, अपने टीममेट को बताइए कि कैसे आप चाहते हैं फट्टा बल्ली रखना। और ओके। अगर वो सेंसिटिव होगा तो वो आपकी बात को सुनेगा। कॉन्स्टेंटली आप अपना ब्रेन स्टॉर्म करते रहिए, सोचते रहिए कि हाउ द लास्ट मैन विल कम, ये सब सोच के रखिए। जैसे ही जीटीओ पॉइंट आउट करता है, ओके जेंटलमैन, आप लोग यहाँ आ गए, सब लोग, एक आदमी बच गया, तो हाउ द लास्ट मैन विल कम, सो फटाक से वहां पे अपना आइडिया बता दीजिए। अच्छा, आपका खुद का एक बनाया हुआ मेथड है टू सिंप्लीफाई द कैंटिलीवर पोर्शन, दैट इज स्पून मेथड। वो स्पून मेथड क्या यस, है? स्पून मेथड इज वेरी सिंपल। कैसे हम स्पून पकड़ते हैं, नीचे हमारा उंगली रहता है, ऊपर अंगूठा रहता है, अंगूठा उसको दबाता है और उंगली उसको उठाता है। तो बेसिकली प्लैंक को भी हमें वैसे ही विजुअलाइज करना है कि प्लैंक कैसे रखना है, और प्लैंक के नीचे कौन सा सपोर्ट रहेगा और पीछे उसको दबाएगा कौन। यही हमें वहां पे विजुअलाइज करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमें सपोर्ट करेगा, कौन सा स्टॉप करेगा। अब जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, एक एक चीज हट जाएगा, मे बी स्टॉपर हट जाएगा या सपोर्ट हट जाएगा, तो आपको उसको हेल्पिंग मटेरियल से बनाना है। ओके, यहाँ तक की बात मुझे आपकी समझ में आ गई, बट यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो कहानी बढ़ती है जीपीई की। अभी यहाँ पर लेक्चर और जीडी को मैं दोबारा पिक करना चाहूंगा। अब आप यहाँ पर मैं अपनी खुद की तारीफ करना चाहूंगा, यू हैव वॉच माई वीडियोज एंड यू हैव वॉच हम्म। इंडियाज रिलेशनशिप विद नेबर्स। व्हाई डिड यू वॉच दोज? मतलब बहुत कम लोग देखते हैं ऐसी वीडियोस को, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीइंग दैट? जब मैं फिफ्थ अटेम्प्ट में कपूरथला गया था, तो वहां मुझे इंटरव्यू में भी रिलेशन से सवाल पूछा गया, इंडो इटली रिलेशन, और मुझे लेक्चरेट में भी इंडो चाइना रिलेशन आया था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करके जाऊंगा अगली बार। और अगली बार मैं करके गया, आपके चैनल से करके गया था, तो इंडो यूएस रिलेशन भी मेरे लेक्चरेट में आ गया, और मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था इस टॉपिक से, और मेरा लेक्चरेट बहुत अच्छा हुआ। ओके, अभी पता है ये जो सिचुएशन हो जाती है ना, मेरे लिए जेलस वाली हो जाती है। मैंने कहा बंदा रिकमेंडेड मेरी वीडियो देख के ही हो गया, मैं अभी बैठा हुआ हूँ। चलो, आई होप आई सून जॉइन यू इन मैथ्स ऑफिसर मैथ्स। यू विल ऑल्सो ज्वाइन सून, आई होप सो। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स ब्रदर। पर आप तो उस वक्त सीनियर हो गए मेरे, थोड़ी मुझे रियायत मतलब बढ़त देना मेरे ऊपर, ठीक है? वो अभी तो डिपेंड करेगा। ओह चलो ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो कहानी हमारी बढ़ जाती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब बात करते हैं जीपी के बारे में। जीपी में क्या होगा, आपको एक ऐसा मैप दिखाया जाएगा। अब इस मैप के साथ आपको जो ऑफिसर होगा, जीटीओ ऑफिसर, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाएगा, और क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा होगा। ये जब वो पढ़ देगा आपके सामने, तो उसके बाद वो आपका पेपर देगा भी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे तब मत पूछिएगा जब उसने पढ़ के सुनाया है, क्योंकि ये पेपर आपको मिलेगा तो उससे आप पढ़ के अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अब वो पढ़ के कैसे सुनाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। वो कहेगा यू आर एज मेनी इन योर ग्रुप, आप और आप जितने ग्रुप में हैं वो रिटर्न कर रहे हैं लालपुर से आफ्टर सम एडमिसिव ड्यूटी इन नियर डिवीजन हेडक्वार्टर।
अब देखो यहाँ पर डिवीजन हेडक्वार्टर से आप वापस आ रहे हैं काम करके और वापस लालपुर जा रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद वो कहता है यहाँ पर कि यू हॉल्टेड एट ए टी शॉप। अब यहाँ पर एक टी शॉप है, वहां पर आप रुक गए हैं और टी शॉप पर आप जब ब्रेक ले रहे थे तो वहां पर क्या होता है कि एक डेली कन्वॉय जो होता है वो सोनी हिल से पास हो रहा होता है। अब देखिए यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से एक कॉन्वॉय को जाते हुए देखते हैं जो सोनी हिल से आ रहा है। अब आप मैप में नोटिस करेंगे कहीं भी सोनी हिल लिखा नहीं है, तो अब क्या करें? अब इसको बस दिमाग में रख लें, अगर इसकी कहीं इंपॉर्टेंस आ रही है तो ठीक, वरना इसको इग्नोर हम कर सकते हैं। अब कहानी कैसे बढ़ती है आगे? While you were having your tea, you saw 3 ton moving downhill on its own, and it jumped over a stone capped under the tire. अब देखो यहाँ पर उसने साफ साफ कहा है कि जो यहाँ पर इनकी टी शॉप है जहां पर वो रुके हुए हैं, वो देखते हैं कि 3 टन की ट्रॉली या ट्रक कुछ भी वो अपना आप हिल से नीचे गिरते हुए आ रहा है, फिसलते हुए आ रहा है। अब जब फिसलते हुए आ रहा है तो उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसकी वजह से वो जो ट्रॉली होती है वो उछल जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सडनली एक जीप आ जाती है और वो क्या होती है 3 टन वाले जो ट्रॉली ट्रक है उससे कोलाइड कर जाती है। अब जब वो कोलाइड कर जाती है तो उसमें जो ड्राइवर होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, पर जो ऑफिसर उसके बगल में बैठा था उससे खून निकलना शुरू हो जाता है उसके सिर पे से। ही टोल्ड यू दैट ही इज फ्रॉम इंटेलिजेंस कॉप। बेहोश होने से पहले वो इंसान आपको बता देता है कि वो इंटेलिजेंस कॉप से, और उसको एक खबर मिली है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो यमुना ब्रिज के अंदर, मतलब अंडर उसके नीचे एक बॉम्ब डायनामाइट फिट करने वाले हैं। इंटेंशन क्या है? जीओसी को किल करने की। अब देखिए यहां पर यमुना ब्रिज है ये रहा, और जीओसी को उन्हें किल करना है। तो जीओसी कहां से आ रहा है? जीओसी हमारा आ रहा है हेलीपैड से। देखिए यहाँ पर लिखा है वो हेलीपैड से आ रहा है और रियर डिवीजन हेडक्वार्टर की तरफ जाएगा। और जीओसी का जो लैंडिंग टाइम है हेलीपैड पे वो 1800 आवर्स है। 1800 मतलब शाम के 6 बजे। अब यहाँ पर वापस आता है मैप पर। अब जो हमारा हेलीपैड है वो यहाँ पर है, यमुना ब्रिज हमारा यहाँ पर है और वो यहाँ से क्रॉस करेगा और 1800 आवर्स पर ये उतरेंगे हमारे जीओसी साहब। चलिए यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई। उसके बाद जो एंटी नेशनल एलिमेंट है उनके दिमाग में एक प्लान और है कि जो बीटा विलेज है उसके हेडमैन को भी किल कर देंगे करीबन 6:30 PM में, मतलब 1830 आवर्स पर। क्यों? क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर है जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट का था। अब यहां तक हमें बात पता लगती है और उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो फेंटेड हो जाता है। यहां तक की हमें कहानी पता लगती है। अब बीटा विलेज कहां पर है? बीटा विलेज यहां पर है और यहां पर हमें इन्फॉर्मर को बचाना है। उसके बाद एक आखिरी बात क्या रहती है उसमें, ये है कि जहां पर एक टी शॉप थी जहां पर हम रुके हुए थे वहां से मदद की पुकार आती है। और मदद की पुकार क्या आती है? टी शॉप का ओनर कह देता है कि यहाँ पर मेरी जो पोनी है, मेरी जो घोड़ी है, वो हिल से फिसल गई है जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई है। अगर उसको बचाना है तो उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बीटा विलेज में इमीडिएटली जो जानवरों के डॉक्टर है उसके पास ले जाएं। अब देखो ये हमारे सामने पिक्चर है, मैं आपके लिए सब समराइज कर देता हूँ क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले आप टी शॉप पे रुके हैं, वहां से कॉन्वॉय पास हो रहा है जो कि सोनी हिल से आ रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर टी शॉप पे रुके थे आप एक बात और देखते हैं कि 3 टन की एक ट्रॉली या ट्रक फिसलने शुरू हो जाती है पहाड़ी की तरफ से और वो जाके एक जीप से टकरा जाती है जिसमें जीप में 2 लोग बैठे हैं, एक बैठा है ड्राइवर और एक बैठा है ऑफिसर, और वो दोनों इंटेलिजेंस कॉप से हैं। जो ड्राइवर है वो बेहोश होने से पहले बात बता देता है कि यमुना ब्रिज पे ब्लास्ट होने वाला है डायनामाइट से और वो एंटी नेशनल करने वाले हैं और वहां से जीओसी पास होने वाले हैं और जीओसी शाम को 6 बजे हेलीपैड पे उतरेंगे और वो रियर डिवीजन हेडक्वार्टर जाएंगे, तो उनको यमुना ब्रिज पार करना होगा। इसके बाद बताया जाता है उस ड्राइवर के द्वारा कि जो बीटा विलेज है उसका जो हेडमैन है उसको भी मार दिया जाएगा क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर का काम कर रहा था और उसको मारने का टाइमिंग है 6:30 बजे। और आखिरी बात ये बोली गई है कि जो टी शॉप है वहां से चिल्लाने की आवाज आई और वहां से मदद मांगी गई कि जो घोड़ी है टी शॉप ओनर की वो फिसल गई है पहाड़ी से जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई है और अगर उस घोड़ी को बचाना है, उसकी टांग को बचाना है तो बीटा विलेज में फटाफट लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है इस कहानी के साथ। वो क्या है? जो लीलपुर और सोनपुर है वो बॉर्डर टाउन, उनमें कुछ आर्मी के यूनिट्स हैं। अब इसके बाद दूसरी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है
A wire shield and headlight of 3 tons are damaged and jeep is badly damaged। कि जो विंडशील्ड है, जो ट्रॉली थी, मतलब उसमें एक पूरा फ्री व्हीकल था, इसका मतलब अब यहाँ से बात क्लियर हो गई। वो फ्री व्हीकल है जिसमें गियर नहीं लगा हुआ था या स्टॉप नहीं लगा हुआ था और पहाड़ी से फिसल गया है वो। तो वहां पर उसकी एक विंडशील्ड टूट गई और हेडलाइट टूट गई है और जीप है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। इसके बाद कॉन्वॉय रिटर्न डाउन लालपुर एवरीडे एंड क्रॉसेस 1700 आवर्स। अब हमें देखना लालपुर का है हमारा, लालपुर हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ से 1700 आवर्स मतलब करीबन शाम को 5 बजे कॉन्वॉय पास होता है। तो ये हमारे कुछ काम का आ सकता है क्या? क्या हम यहाँ से कोई मदद ले सकते हैं? इस बारे में देखना होगा। फिर लास्ट है सिविल बस, जो एक बस होती है वो ग्लेज से पास होती है फ्रॉम बीटा टू लालपुर एट 1645, मतलब शाम के 4:45 के आसपास। तो ये हमारी जो कहानी थी सिविल बस की, जो बीटा विलेज से लालपुर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रूट है और 4:45 पे हमें एक बस मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कहानी है कि टाइम नाउ, जो अभी शुरू होने का टाइम है वो है 5 बजे। अब आपके लिए सवाल है कि एज अ बोल्ड यंग मैन आप क्या करेंगे और इस पूरी की पूरी पजल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, पूरे के पूरे प्लान को। अब क्या तरीका है इस बारे में बताएंगे हमें शुभम सिन्हा। अभी हमारे व्यूअर्स ने जस्ट एक नरेशन सुनी है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, जो पूरा क्वेश्चन है। अब वो उन्होंने सुन लिया बट उन्हें ये नहीं समझ में आता इसे करना कैसे। तो आपका भी क्या मानना है? आपने भी ये स्टोरी सुनी है जो मैंने क्वेश्चन अभी हमारे व्यूअर्स ने सुना है, तो उसको आप कैसे आप मतलब प्रेजेंट करना चाहोगे आप? ओके, तो पहले पहले मैं जनरल चीजें बता देता हूँ जो जीपी में होता है। तो फर्स्टली जब नरेशन हो रहा है, मतलब जीटीओ नरेट कर रहा है, तब हमें मैप को देखना है। तो मैप को देखना है और हमें देखना है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। नंबर वन यहाँ पे लूट हो रही है, नंबर टू यहाँ पे बॉम्ब है, नंबर थ्री यहाँ पे आग लगी है। और टाइमिंग नोट्स कर लेना है जब नरेशन के दौरान ही, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको वो पढ़ने के लिए मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा डिटेल देखोगे। तो ये जनरल टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। सेकेंड चीज जो है, उसमें कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। अगर कहीं पे एक मेटालिक रोड गया हुआ है और वहाँ रेलवे स्टेशन है, दैट मीन्स वो एक अच्छा शहर है। और कहीं पे एक पतली सी पगडंडी गई है जहाँ पे गाड़ी भी नहीं चल सकता, तो वो एक गांव है। और उसी अकॉर्डिंग हमें वहाँ की फैसिलिटी को जज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घायल है तो हमें उसे शहर भेजना चाहिए, ना कि गांव, क्योंकि वहाँ अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और कमिंग टू दी दिस जीपी, इस जीपी में पहले तो हमें प्रॉब्लम्स को वही आइडेंटिफाई करना होगा। पहला प्रॉब्लम जो है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाइज जो है मैं दूंगा कि जो जीओसी आ रहा है उसको बचाना, बिकॉज ही इज इम्पॉर्टेंट पर्सन। दूसरा मैं दूंगा जो घायल व्यक्ति है, इंटेलिजेंस है, उसको बचाना। तीसरा जो विलेज हेडमैन है उसको, मतलब उसको बचाना। एंड फोर्थ प्रॉब्लम, जो घोड़ा हमारा घायल है उसको ठीक करना। तो इस तरह से मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। एंड जब प्लानिंग में करूंगा तो सारा चीज साइमल्टेनियसली होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो घायल व्यक्ति है उसको बाद में बचा रहा हूँ, सिर्फ प्रायोरिटी देने के वक्त उसको पीछे किया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर यहाँ पर मेरा एक काउंटर सवाल ये है। इस पूरे क्वेश्चन में कई लोगों की जान खतरे में है, घोड़े से लेके इंसान तक की। बिल्कुल। तो तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपने जो जीओसी उसी को क्यों रखा? फॉर एग्जाम्पल, जीओसी की जगह डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, सो ही इज वीवीआईपी। तो जब मैं प्रायोरिटी लिखूंगा तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को हायर प्रायोरिटी दूंगा। भले ही मैं सॉल्यूशन में दोनों काम साथ में कर रहा हूँ, उसको भी बचा रहा हूँ, बट प्रायोरिटी देने के वक्त मैं उसको पहले रखूंगा। दैट इज द लॉजिक। ओके, सो यहाँ तक हमारी बात हो गई पीजीटी, लेग स्ट्रेट, जीपी और जीडी के बारे में। बट यहाँ यस। पर मेरा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप रिकमेंड हो गए तो खुश ज्यादा कौन था, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके पापा? हाँ, पापा। पापा? तो पापा को बता दें मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गर्लफ्रेंड है ही नहीं, इसलिए पापा खुश हुए। चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आई होप आप जल्दी एकेडमी ज्वाइन करें, ऑफिसर बन के जल्दी बाहर आए। चोटे कम खाना बस। एंड यस, मैं भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा शुभम। थैंक यू। तुमने भी काफी हेल्प किया, आपकी वीडियोस ने मुझे काफी हेल्प किया। एंड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस ओनली आई गॉट
recommended. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से तारीफ कर रहा हूँ. I really mean it थैंक यू कि ब्रदर, थैंक यू शुभम की सो वीडियो मच, ने हेल्प किया. थैंक यू ब्रदर, Nice talking to you, शुभम. थैंक यू ब्रदर, एंड सेम सेम हियर ब्रदर. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ. वो है अंतिम पगों के निशान.